अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है उसमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात किया हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका उसमें एक एटम का मैक्सिमम जो साइज है वो किस साइज का एटम उसके अंदर परफेक्टली क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। तो बच्चों एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो रिलेशन है एटॉमिक रेडियस के साथ में वो होता है 0.414 R। अब आप कहोगे इसकी सर हमने तो रेंज पढ़ी हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, वो पढ़ी हुई 0.414 से 0.732 R, बिल्कुल सही है। लेकिन परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे 0.414 R। फिर जैसे जैसे R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव यानी कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो डिस्टोर्टेड होती चली जाएगी और फाइनली ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.732 पर पहुंच करके काय में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यूबिक वॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का परफेक्ट यहाँ पर वैल्यू लेना है तो रिलेशन क्या होगा 0.414 R। तो यहां से आ जाएगा जो OV है उसके लिए रिलेशन क्या लेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 0.414 R। तो जो एटम है वो मैक्सिमम 0.414 का R का जो साइज रखता होगा वो इस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर क्या हो सकेगा, ऑक्यूपाई कर सकेगा। तो यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात पूछी तो 0.414 R। दो तीन बातें और बता देता हूं। मान लो ट्राइगोनल वॉइड पूछा होता तो क्या लेता 0.155 R। अगर यही टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा होता तो 0.225 R। यहीं पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बता दिया। यहीं पर ही अगर क्यूबिक वॉइड पूछा होता तो 0.732 R। तो बच्चों यहां से आप ये अरेंजमेंट भी देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी साइज का वॉइड होगा वो कौन सा होगा, ट्राइगोनल। देखो 0.155 R, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड का 0.225 R, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 0.414 R और सबसे बड़ा साइज जो होगा वो किसका होगा, क्यूबिक वॉइड का होगा। कितना, 0.732 R। तो कभी साइज का ऑर्डर पूछा जाए वॉइड्स की तो वो भी सीक्वेंस अब आपके सामने है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और उसके बाद में सबसे आगे क्यूबिक वॉइड। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसमें ये इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी अपनी कि वॉइड्स का ऑर्डर क्या होगा, साइज ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको रिलेशंस बता दिए इसके कि सबसे छोटी जो साइज है वो किसकी है, ट्राइगोनल वॉइड की है। उसके बाद में कौन है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, फिर कौन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और सबसे बड़ा साइज किसका आ रहा है, क्यूबिक वॉइड का आ रहा है। सारी सीक्वेंसेस आपके सामने है, रिलेशंस आपके सामने है, ट्राइगोनल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए और क्यूबिक के लिए। तो बहुत बार जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट भी दिखाया होता है पता चला कि चार जो एटॉमिक स्फीयर्स है वो आपके सामने रखे हुए हैं और आपसे पूछा कि जो इसके बीच में वॉइड स्पेस है उसका जो वैल्यू हो क्या होगा, जो जेई ने भी पूछ लिया क्वेश्चन। तो चार एटम्स का अगर अरेंजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का मतलब यहाँ पर टीवी हो गया, इमीडिएटली रिलेशन लगा देना 0.225 R। अगर मान लो 6 स्फीयर्स होते, 3 नीचे और 3 ऊपर, तो 6 स्फीयर्स के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रिलेशन क्या लगा देते हैं, 0.414 R। इसी तरीके से अगर 8 एटम्स होते तो 8 एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से शो करते, आर जो रेडियस है वॉइड की, क्यूबिक वॉइड की, वो क्या हो जाती है 0.732 R। तो क्यूबिक वॉइड हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, चाहे टेट्रागोनल वॉइड हो, चाहे आपका ट्राइगोनल वॉइड हो, सभी तरीके की वॉइड्स का रेडियस उस एटम के रेडियस के साथ में किस तरीके से रिलेट होता है, ये बात मैंने अब आपके सामने रख दी है। तो अब यहां पर ये जो वैल्यूज है ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो से हम लोगों ने फाइंड की हुई है, आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए और डायरेक्ट इसकी अप्रोच एग्जाम में आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक एनाइन अपनी पोजीशन को छोड़ दे रहा है और उस एनाइन की पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो याद रखना कि जब भी एनाइन अपनी पोजीशन को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और उस पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, अगर कोई नेगेटिव आयन ऑक्यूपाई कर लेता है तो पहली बात तो उस लैटिस पॉइंट को जहां इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। मान लो जैसे ये एक आयनिक क्रिस्टल अपन बना लेते हैं, इसमें इस पोजीशन को एनाइन छोड़ करके बाहर चला गया, यहां से बाहर चला गया और इस पोजीशन पर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पोजीशन जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है उसको एप सेंटर बोलते हैं और इस एप सेंटर को की वजह से
कलर हमें देखने को मिलता है और इस एप सेंटर का जो पोजीशन आपको डेवलप देखते हुए मिल रहा है, इसमें मेटल का एक्सिस है, क्योंकि एनाइन अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया तो इसे मेटल एक्सिस डिफेक्ट या धातु अधिक्य दोष बोलते हैं। एल्कली मेटल्स में इस तरीके की आपको प्रोबेबिलिटी बहुत दिखेगी, जिसमें किसी भी एल्कली मेटल हैलाइड को उसकी एल्कली मेटल की वेपर के अंदर क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये एप सेंटर आपको देखने को मिलेगा और उस एप सेंटर की वजह से कलर देखने को मिलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर उसे सोडियम की वेपर में हम गर्म करते हैं तो येलो कलर आता है, पोटेशियम क्लोराइड के केस में वायलेट कलर आता है, लिथियम क्लोराइड के केस में पिंक कलर आता है। तो ये कुछ केसेस जो एनसीईआरटी में भी हमारे को डिस्क्राइब किए हुए हैं, उसकी मैंने अभी आपसे बात रखी है। ये एप सेंटर का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। कलर का एक रीजन बनता है, तो कलर कैसे डेवलप हुआ वो मैंने एक्सप्लेन किया। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और पैरामैग्नेटिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एप सेंटर से रिलेटेड ये बात भी हमने करी, जिसमें आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में एक जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मेटल एक्सिस का एक जो पैटर्न है वो ये भी देखा जा सकता है जिसमें एनाइन बाहर जा रहा है। अब बच्चों अगर एनाइन बाहर जा रहा है तो साथ साथ में एक चीज और आप याद कर लो कि जो शॉर्टकी टाइप का डिफेक्ट था उसमें कैटायन और एनाइन अपनी पोजीशन छोड़ करके कहां चले जाते थे, बाहर चले जाते थे। इसका मतलब ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें एनाइन अपनी पोजीशन को लीव करके बाहर जा रहा है, तो डेफिनेटली इस बात के लिए आप श्योर हो जाइए कि ये जो डिफेक्ट है स्पेशली उन्हीं आयनिक क्रिस्टल्स के थ्रू शो किया जाता होगा जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है इसमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव 0.524। तो स्टूडेंट्स जो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव 0.524 को एनालिसिस करेंगे तो हमें पता है कि जो ये वैल्यू आ रही है वो कौन सी रेंज में आ रही है, 0.414 से 0.732 वाली रेंज के अंदर आ रही है। तो 0.41 से 0.732 रेंज जो ली थी हमने वो किसके लिए लिया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता रखा है वो कितना बता रखा है, 6। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वॉइड का जो यहां पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है वो कितना आएगा, 6 आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, इसको मैंने जो भी LRR है इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको अरेंज करवा दिया है। अब आप इस टेबल से फटाफट से मैच कर सकते हैं। जो रेडियस रेशियो आएगा ट्राइगोनल का, टेट्राहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एंड क्यूबिक का, वो आपको याद भी हो गया होगा। और बस ये याद करना है, इसीलिए आपको ये टेबुलर फॉर्म का एक क्वेश्चन दिया है कि आपको अगर याद होगा तो फटाफट से ये टेबल भी अरेंज हो जाएगा, क्रॉस जो चेक करना वो हो जाएगा। साथ साथ में कभी आपको जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ही मिले, आपको चाहे ट्राइगोनल का मिले, चाहे टेट्राहेड्रल का मिले, चाहे ऑक्टाहेड्रल का मिले या फिर क्यूबिक वॉइड का मिले। बस रिलेशन आपको याद है, रिलेशन के साथ में जैसे अभी ये टेबल बनी हुई है, अब इस टेबल के अंदर आपको अगर रिलेशन याद है तो इसको मैच ही तो करना है। फटाफट से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस मैच कर सकते हैं और आपका ये एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, साथ साथ में ये रिलेशन है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का सिलेक्शन हम लोगों ने किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट्स, ये पैकिंग का एक पैटर्न का क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट किया है। इसमें पैकिंग का पैटर्न क्या दिया हुआ आपको, एबी टाइप की पैकिंग दे रखी है और आपसे पूछा हुआ क्या, परसेंटेज वॉइड स्पेस पूछा हुआ। देखो बहुत ध्यान देना इस बात को कि हम लोग परसेंटेज एफिशिएंसी याद करके चलते हैं, इसमें आपको रेसिप्रोकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, परसेंटेज वॉइड स्पेस पूछा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि दिमाग में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि एबी टाइप की पैकिंग जो देखने को मिलती है वो कौन से टाइप की पैकिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो अब यहां पर बात आएगी कि सर ये तो एबी टाइप की पैकिंग तो हमें दो जगह देखने को मिलती है, एक तो हमारे को बीसीसी में देखने को मिलती है और एक एचसीपी में देखने को मिलती है। अब सर इस क्वेश्चन को देख करके ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें बीसीसी लेना है या एचसीपी लेना है। तो सुनो मेरी बात, जब भी कभी आपको एबी टाइप की पैकिंग देखने को मिली और उसमें यह नहीं बोला गया कि वो क्लोज पैकिंग है या ओपन पैकिंग है, तो उस सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट है कि आपको क्लोज पैकिंग ही लेकर के चलना है। और एबी क्लोज पैकिंग जो है ये कौन से टाइप के पैटर्न को बताता है, ये एचसीपी टाइप के पैटर्न को बताता है। तो बच्चों एचसीपी का जो पैकिंग एफिशिएंसी है कितना परसेंटेज है, 74% है। तो उसका जो वॉइड स्पेस होगा वो कितना होगा, 26% होगा। तो मुझे तो यहां पर वॉइड परसेंट पूछा हुआ तो 26% बोलूंगा। हां लेकिन अगर एबी टाइप की पैकिंग में ये बोलता क्लोज है, ओपन है, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर कुछ नहीं बोला तो वहां पर हमारे को क्लोज पैकिंग मानते हुए चलना है एबी पैकिंग के अंदर। तो ये एचसीपी टाइप का पैटर्न था। एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। पैकिंग एफिशिएंसी अगर 74% है तो वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 26%।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे को ऐप सेंटर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐप सेंटर का मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं ऐप सेंटर के बारे में। इस क्वेश्चन को लेने का बस इतना सही कि ये जो एनायनिक वैकेंसीज को ट्रैप करता है, और ऐप सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया मैंने, कलर के लिए बताया है, इसके अलावा मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए बताया है, और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के लिए भी आपका जो ऐप सेंटर वो रिस्पॉन्सिबल है। बट जो ऐप सेंटर है, इस ऐप सेंटर का सबसे मेन जो यूज होगा वो आपको कलर के लिए होगा, और वो भी कलर के लिए किसमें, एल्कली मेटल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल वेपर। वहां पर ये ऐप सेंटर बहुत कॉमन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन जिसमें ऐप सेंटर का आपसे जिक्र किया हुआ है, इसमें आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है किसको, एनायनिक वैकेंसी को, ताकि वहां पर जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का केस है वो बना रहे, मेटल जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। अब जो नेक्स्ट केस हमारे सामने दिया हुआ स्टूडेंट्स, इस केस में आपको डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स के बारे में बात किया हुआ है, तो एक साथ सारे डिफेक्ट की बात करने का मौका यहां मिल रहा है। इसमें देखो शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों टाइप के जो डिफेक्ट है स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट है। स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब कैटाइन और एनाइन का जो एक सिंपल रेशियो है वो बिफोर डिफेक्ट यानी कि परफेक्ट क्रिस्टल में और डिफेक्टिव क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन रेशियो है वो वहां पर बिल्कुल क्या बना रहेगा, एग्जैक्टली सेम बना रहेगा। लेकिन जो आपका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें या तो मेटल का एक्सेस होगा या नॉन मेटल का एक्सेस होगा। तो कैटाइनिक या एनायनिक वैकेंसीज वहां पर जो देखने को मिलेगी उस सिचुएशन को आप बोल सकते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, और शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट है ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, जिनमें स्टोइशियोमेट्री क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में एक थोड़ा सा ये और बता देता हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो होगा इसमें आयंस अपनी पोजीशन को छोड़कर के क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और जब आयन अपनी पोजीशन को छोड़कर के बाहर चले जाएंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, उसकी वजह से वॉइड जो आपका यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम तो वो का वही बना रहेगा, लेकिन जो उसका मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कम हुआ, वॉल्यूम बना रहा, इसका मतलब डेंसिटी जो क्रिस्टल का है वो डिक्रीज कौन से केस के अंदर होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कैटाइन या एनाइन, उसमें भी मोस्टली कौन होता है, कैटाइन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होकर के और इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है। मतलब बच्चों वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, उसी क्रिस्टल के अंदर डिसलोकेशन हुआ है, मानता हूं स्टोइशियोमेट्री मेंटेन है। तो उस सिचुएशन में मास भी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, डिफेक्ट जरूर क्रिएट हुआ। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की सिचुएशन में आपको यह कहना है कि मास अनचेंज है, वॉल्यूम अनचेंज है, दैट्स व्हाई डेंसिटी भी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, इसीलिए एक बार सेलेक्ट किया ताकि रिवीजन में आपको हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन नहीं भी होते तो इसका जवाब दे देते कि जो आपका AgBr है ये दोनों तरीके के डिफेक्ट्स को क्या करता है, शो कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि शॉर्टकी या फ्रैंकल डिफेक्ट का जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है, तो याद रखना कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनकी शॉर्टकी, और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कंपैरेटिवली लो होता है उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। और AgBr जो है ये क्या होता है, ऑलमोस्ट इन दोनों रेंज के बीच में आ रहा होता है कहीं पर, इसलिए इनमें दोनों तरीके के डिफेक्ट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब जो नेक्स्ट केस आपको दिखा रखा है इसमें ये बोल रखा है कि एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट का केस है जिसमें एनाइन अपनी वैकेंसी को छोड़ करके, अपनी पोजीशन को छोड़ करके वैकेंसी क्रिएट करता है और उसे इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है। तो याद आ गया होगा अब आपको, ये ऐप सेंटर वाला केस बन गया। और ऐप सेंटर का जो केस था ये कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो ये एनायनिक वैकेंसी वाला केस है, ऐप सेंटर का केस है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का केस है। काफी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको डिफेक्ट तैयार करवा रहा हूं मैं, जहां पर आपको ये पता चल जा रहा है कि अब ये जैसे कुछ लैंग्वेज सामने आएगी आप उस जो भी पर्टिकुलर टाइप का डिफेक्ट होगा उस लैंग्वेज से उसको इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में केस है, इस केस में एक कंपाउंड जो दिया हुआ है ये मेटल जो डेफिशिएंसी कंपाउंड है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इसके अंदर हो रहा है, जिसमें Fe0.95O का कंपोजिशन हमें दिखा रखा है कि ये Fe+2 और Fe+3 इसमें प्रेजेंट है। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट कैसे हुआ। कुछ मेटल आयंस जो थे Fe+2 के वो मेटल से क्या किए, बाहर चले गए। अब मेटल से जब Fe+2 बाहर चला गया तो ऑक्साइड आयन तो उतना ही अवेलेबल है। अब उसके
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ Fe+2 आयंस ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या किया, इंक्रीज किया, और ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करके और कुछ फ्रैक्शन ऑफ आयंस जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू Fe+3। ये तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हमसे कभी तो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज पूछी जाती है कि आप ये बताइए कि कितना परसेंट Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ, या कभी ये भी बोला जा सकता है कि इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इज। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। कंपाउंड अपने पास में Fe0.95O है। सबसे पहले इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। इसका आ जाएगा 0.95 x माइनस 2 इसको क्या हो जाएगा 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 2/0.95, या इसको मैं लिख सकता हूं 200/95। तो ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। +2 और +3 का जो ओवरऑल परसेंटेज अवेलेबिलिटी हम लोग रखेंगे, उस परसेंटेज अवेलेबिलिटी का जो एवरेज बन करके आएगा दैट इज 200/95। अब हमें ये देखना है कि अवेलेबिलिटी ए की कितनी, Fe+2 की कितनी है और Fe+3 की कितनी है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैंने Fe+2 को Fe+2 की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी मान ली, ए मान ली, और Fe+3 की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी मान ली, 1 - a मान ली। तो अब एवरेज रूल क्या कहता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटू इसकी अवेलेबिलिटी प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटू इसकी अवेलेबिलिटी अपॉन टोटल अवेलेबिलिटी, यही तो चलता है। तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2 इंटू अवेलेबिलिटी a प्लस 3 इंटू अवेलेबिलिटी 1 - a इक्वल्स टू अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल अवेलेबिलिटी a प्लस 1 - a इक्वल्स टू 200/95। यहां से a प्लस 1 - a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां से 2a प्लस 3 माइनस 3a इक्वल्स टू 200/95। यह जाएगा -a इक्वल्स टू, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, 200/95 माइनस 3, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -a इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 285, यह आ जाएगा माइनस का 85/95, माइनस से माइनस कैंसल, तो a इक्वल्स टू क्या जाएगा 0.89। ये फ्रैक्शन है, और a किसकी अवेलेबिलिटी लिया हुआ हमने क्वेश्चन में, Fe+2 का अवेलेबिलिटी लिया हुआ था। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो Fe+2 है ये तो हो जाएगा 89%, और जो Fe+3 है इट विल बी 11%। तो बच्चों ये आपके सामने फाइनल सॉल्यूशन है। एक बहुत अच्छी रेंज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रिफर्ड क्वेश्चन है, और नीट का भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर वैरायटी पर आपको 2-3 क्वेश्चंस और मिलेंगे, उन्हों को अब आपको सोल्व करना है। बहुत अच्छी रेंज का क्वेश्चन है, तो इसमें आपने एक एवरेज रूल से इस क्वेश्चन को डील करना सीख लिया। एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।